हाय एवरीवन। मेरा नाम अतुल चेतन है और हम लोग पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसका लगता है 7 या 8 क्लास हो चुका है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ रहे थे पिछला क्लास में जो विभाजन फार्मूला था, सेक्शन फार्मूला था, उसी का एप्लीकेशन, उसी पे कुछ सवाल किए थे। और इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे कभी-कभी सवाल आता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये सवाल आपके 10th बोर्ड में भी आएगा, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। जैसे ऐसे दे देता है, एक समांतर चतुर्भुज बना देगा, ठीक है? समांतर चतुर्भुज में चारों शीर्ष का निर्देशांक दे देगा, ठीक है? चारों शीर्ष का निर्देशांक दे देगा। जैसे कुछ दे दिया 1, 2, 3, 4 अपना मन से हम ले रहे हैं और बीच में एक पॉइंट गायब कर दिया P और 6। बोल देगा कि P निकालना है और इसका भी कुछ निर्देशांक दे देगा, 7, 8 कुछ दे देगा, ठीक है? तो आपको किसका पूछ देगा? P का। तो इस स्थिति में आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम इस P को निकालते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका से जो सवाल पूछा जाता है वो ध्यान दीजिएगा। समांतर चतुर्भुज बनाया, इसका विकर्ण बना देगा। इसका क्या कर देगा? विकर्ण बना देगा और विकर्ण जहाँ पे मिलते हैं इस बिंदु का निर्देशांक पूछ देगा, ठीक है? ये दो तरह का सवाल आपके 10th बोर्ड में भी पूछा जाता है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर रेलवे और एसएससी, उसमें भी इस तरह का सवाल बार-बार आया है और पूछा जाता है, ठीक है? तो हम उसी को देखते हैं, बहुत बेसिक से देखेंगे। एक-एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए समांतर चतुर्भुज होता क्या है? समांतर चतुर्भुज इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज होता है जिसका आमने सामने का भुजा समांतर होता है। क्या होता है? आमने सामने का भुजा समांतर होता है। आमने सामने का भुजा मतलब ए वाला साइड, भुजा मतलब साइड होता है। ए भुजा आपस में समांतर होगा, मीन्स ए साइड और ए साइड आपस में पैरेलल होगा। उसी तरह से ए साइड और ए साइड आपस में पैरेलल होगा, ठीक? जैसे हम नाम रख देते हैं ए बी सी डी, मतलब ए बी किसके समांतर होगा? ए बी किसके पैरेलल होगा? सी डी के, ठीक? सी डी के, ए बी सी डी के समांतर होगा। अच्छा, समांतर होने का मतलब क्या है? पैरेलल होने का मतलब क्या है? पैरेलल के बीच में, दो समांतर रेखा के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जो लंबवत दूरी होता है, वो हमेशा बराबर होता है। दो समांतर रेखा के बीच का जो लंबवत दूरी होता है वो हमेशा बराबर होता है। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। ये हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके थे, ठीक है? उसी तरह से ये भी समांतर होगा CD के, ये भी पैरेलल होगा CD के। उसी तरह से ये डी जो होगा, ए से लेकर डी तक, वो समांतर होगा, पैरेलल होगा किसके? बी से लेकर सी तक के। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का भुजा क्या होता है? समांतर होता है। ये पहला चीज आप सीख चुके हैं, ठीक है? आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देते हैं। नहीं तो हम इसको किसी को मिला सकते हैं जिसको मन है। मान लीजिए कि डी से लेकर बी तक को हम मिला देते हैं। किसको मिलाते हैं? डी से लेकर बी तक, ठीक? तो डी से बी तक को मिलाते हैं, इसको विकर्ण कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं? डायगोनल या विकर्ण कहते हैं, ठीक? डी से बी तक के मिलाएंगे तो इसको विकर्ण कहेंगे। उसी तरह से ए से सी को भी मिलाएंगे तो इसको क्या कहेंगे? विकर्ण कहेंगे या डायगोनल कहेंगे, ठीक? तो आप देखिएगा दो त्रिभुज में बढ़ जा रहा है। एक ऊपर त्रिभुज बन रहा है ए बी डी और एक त्रिभुज बन रहा है नीचे सी बी डी। देखिए ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज अगर विकर्ण खींच रहे हैं तो जो समांतर चतुर्भुज है वो दो त्रिभुज में बढ़ जा रहा है। और कुछ और आपको पता है कि मान लीजिए कि दो समांतर रेखा है। दो समांतर रेखा को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है, दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, टू पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो एक कोण और एक कोण आपस में बराबर होता है संगत कोण से। किस कोण से? संगत कोण से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। उसी तरह से ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है एकांतर अंतः कोण से। किससे होता है? एकांतर अंतः कोण से। इंग्लिश में इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। किससे बराबर होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है?
तो आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी डी, ऊपर वाला और नीचे वाला, एबीसी नहीं, त्रिभुज ए बी डी और नीचे वाला क्या है, सी डी बी में, त्रिभुज सी डी बी में, ठीक है। अब गौर कीजिएगा कि ए बी और सी डी समांतर है ना, ए से बी, ए बी किसके समांतर है, सी डी के, ए बी किसके समांतर है, सी डी के। हम इधर आपको दिखा रहे हैं, ए बी इधर है, ए बी इधर है, इधर क्या है, सी डी समांतर है, और एक इस तरह से देखिए, इस तरह से एक लाइन पार कर रहा है जो विकर्ण है, ठीक है। और ये विकर्ण क्या था, ठीक है, जो भी है बी डी उसका नाम बाद में देंगे। ए बी और सी डी समांतर है और एक लाइन ऐसे पास कर रहा है, देखिए ए बी, इसको अगर आप आगे बढ़ा दीजिएगा, ए बी इसे आगे बढ़ा दीजिएगा, इसको आगे बढ़ा दीजिएगा, आगे बढ़ा दीजिएगा, इसको नीचे कर दीजिएगा, इसको ऊपर कर दीजिएगा, तो ये लाइन आपस में क्या है बच्चों, समांतर है, और ये लाइन उसको प्रतिच्छेद कर रहा है, देखिए ये लाइन प्रतिच्छेद कर रहा है। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, क्योंकि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं एकांतर अंतःकोण से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो उसी तरह से आप गौर कीजिए, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, तो यहाँ भी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से आप गौर कीजिएगा, तो हम नाम रख देते हैं, इसको कोण एक, तो इसको कोण दो, तो कोण एक और कोण दो आपस में बराबर होगा, कोण एक और कोण दो आपस में बराबर होगा। उसी तरह से आप गौर कीजिएगा, हम क्या करते हैं कि इसको ऊपर बढ़ा देते हैं, इसको ऊपर बढ़ाते हैं, इसको नीचे बढ़ाते हैं, समांतर रेखा है ना, ये लाइन और ये लाइन समांतर है ना, ए डी और बी सी, ठीक, इसको भी आप ऊपर बढ़ा दीजिए, इसको भी आप नीचे बढ़ा दीजिए, देखिए एक लाइन ऐसे जा रहा है ना, ये रेखा, इसको और इसको भूल जाइए, ये लाइन आपस में क्या है, समांतर, और एक तिर्यक रेखा उसको काट रहा है, जैसे इधर बनाने का कोशिश करते हैं, ये लाइन समांतर है और एक लाइन ऐसे जा रहा है, देखिए ऐसे जा रहा है ना। तो आप गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये जो कोण होगा, ये वाला कोण, देखिएगा ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, कैसे, एकांतर अंतःकोण से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये कोण आपस में बराबर होगा। उसी तरह से आप गौर कीजिए, यहाँ पे ये वाला कोण और ये वाला कोण, देखिए ये लाइन आपस में समांतर है, ये लाइन प्रतिच्छेद कर रहा है, ये लाइन समांतर है, ये लाइन प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये कोण बराबर होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। तो मान लेते हैं कि इसको हम कोण 3 नाम रखते हैं, तो इसका नाम क्या, कोण 4 देते हैं, तो कोण 3 और कोण 4 भी आपस में बराबर होगा, कोण 3 और कोण 4 आपस में बराबर होगा, कोण 1 कोण 2 के बराबर, क्योंकि ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है, उसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है, तो कोण 1 कोण 2 के बराबर। उसी तरह से कोण 3 कोण 4 के बराबर। ये कैसे होता है, एकांतर अंतःकोण से, किसे होता है, एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से, ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। आप एक और चीज गौर कीजिए कि दोनों त्रिभुज में जो बीडी है, इस त्रिभुज में इस देखिए ए बी डी, इसमें बीडी है ना, बी डी, और इसमें सी बी डी या सी डी बी, इसमें भी बीडी है, दोनों में बीडी है, तो दोनों बीडी ही है, तो दोनों बीडी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, बीडी और बीडी बराबर होगा, ठीक। अब हम एक क्यों कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा हम आपको ले चलते हैं सर्वांग समता पे। सर्वांग सम आप सुने होंगे, सर्वांग सम, सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, इधर ध्यान से देखिए, अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, सर्वांगसम का मतलब है कि हर तरह से बराबर, जैसे आप देखते होंगे कि दो चूड़ी लेते होंगे, तो दो चूड़ी आपस में सर्वांगसम होता होगा, ठीक है। तो सर्वांगसम मतलब कि हर तरह से बराबर, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर होगा। जैसे आप ये भी देखते होंगे कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचते हैं, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का ऐसे वृत्त खींचिएगा, फिर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिएगा, तो दोनों वृत्त आपस में क्या होगा, सर्वांगसम होगा, इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। तो बोथ जो सर्कल होगा
जिसका रेडियस इक्वल है, त्रिज्या बराबर है, तो दोनों वृत्त क्या होगा, सर्वांगसम होगा। दो चूड़ी एक ही साइज का लेते हैं तो दोनों चूड़ी भी आपस में क्या होगा, सर्वांगसम होगा। इसी को कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, तो इसका मतलब है कि इस त्रिभुज को उठाकर इस पे रखिएगा तो ये पूरा त्रिभुज इस पे आ जाएगा, समझ है ना। मतलब कि दोनों हर तरह से बराबर, सर्वांगसम का मतलब होता है कि हर तरह से बराबर। इसका मतलब दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा, दोनों का भुजा भी बराबर होगा, दोनों का कोण भी बराबर होगा। तभी ना एक त्रिभुज दूसरा त्रिभुज पे आ जाएगा, एक वृत्त दूसरा वृत्त पे आ जाएगा। ये होता है सर्वांगसम का डेफिनेशन, ठीक। तो गौर कीजिए कि सर्वांगसम का कुछ कुछ कंडीशन होता है, ए बी सी डी ई एफ। मान लीजिए कि दो त्रिभुज है, अगर इस त्रिभुज का ए भुजा इस त्रिभुज के ए भुजा के बराबर, अगर मान लीजिए कि ए बी डी ई के बराबर हो जाए, अगर बी सी ई एफ के बराबर हो जाए और ए सी डी एफ के बराबर हो जाए, मतलब इस त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो जाएगा, ए बी डी ई के बराबर, बी सी ई एफ के बराबर और ए सी डी एफ के बराबर, तो ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है, सर्वांगसम हो जाता है, ठीक है। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन आप ध्यान दीजिएगा सर्वांगसम होने का, बहुत गौर कीजिएगा। ब्लैक हो जा रहा है। मान के चलते हैं कि ए बी, दूसरा कंडीशन जो सर्वांगसम का है, इसके बारे में हम ज्योमेट्री में बहुत डिटेल में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे सिखाना है हमको। ए बी अगर डी के बराबर हो, किसके, ए बी अगर डी के बराबर हो, ए बी किसके बराबर हो, डी के, ठीक है। ए बी बराबर हो डी के और बी सी बराबर हो ई एफ के, बी सी किसके बराबर हो, ई एफ के। ए बी बराबर हो डी के और बी सी बराबर हो ई एफ के, ठीक। और ये दोनों के बीच का ये कोण बराबर होना चाहिए, ठीक है। ए बी और बी सी के बीच वाला कोण ये है ना, ये कोण भी आपस में बराबर होना चाहिए। तो इस कोण को कैसे लिखते हैं, ए बी सी, कोण बी है ना, तो बी को लिखने का तरीका होता है ए बी, जो कोण होता है वो बीच में होता है, ए बी सी, कोण ए बी सी ये बराबर होगा किसके, कोण डी ई एफ। मतलब ए बी डी के बराबर, बी सी ई एफ के बराबर, और ये दोनों भुजा के बीच का कोण ए वाला और ये दोनों भुजा साइड के बीच का कोण ए वाला, ये दोनों आपस में बराबर है। तो त्रिभुज ए बी सी ये सर्वांगसम हो जाएगा। सर्वांगसम को ऐसे लिखते हैं, मतलब हर तरह से बराबर हो जाएगा। अच्छा, ए बी सी लिख दिए हैं तो इसमें आपको ध्यान देना होगा, ए बी किसके बराबर है, यहां से देखिएगा किसके बराबर है, डी ई के बराबर, ठीक। और फिर बी सी किसके बराबर है, ई एफ के बराबर। अच्छा, कौन कौन वाला बराबर है, बी, इसमें कौन सा कोण बराबर है, बी बीच में लिखा हुआ है, और बी किसके बराबर है, ई के बराबर है। देखिए यहाँ कोण बी किसके बराबर है, कोण ई के बराबर है, और कोण बी बीच में लिखा हुआ है, तो ई को कहाँ लिखना होगा, बीच में लिखना होगा, बीच में लिखना होगा। और साथ में ए बी किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर है, डी ई के, तो डी ई के, देखिए ए बी किसके बराबर है, डी के, बच गया एफ, ठीक। तो ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा डी ई एफ के। जैसे ही सर्वांगसम हुआ, आपको सर्वांगसम लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, ए से बी तक का दूरी, ए से बी तक का दूरी किसके बराबर होगा, डी से ई तक के दूरी के। ए से बी तक का दूरी, इसमें ए से बी जाना है तो इसमें डी से ई जाना है, ठीक। उसके बाद बी से सी तक का दूरी, बी से सी तक का दूरी किसके बराबर होगा, ई से एफ तक के दूरी के, ठीक। बी से सी तक का दूरी किसके बराबर होगा, ई से एफ तक के दूरी के। और ए से सी तक का दूरी, ए से सी तक का दूरी इसमें कहां से कहां जाएंगे, डी से एफ तक के दूरी के बराबर होगा। देखिए ए बी किसके बराबर होगा, डी के, बी सी किसके बराबर होगा, ई एफ के, और ए सी किसके बराबर हो जाएगा, डी एफ के। और साथ में सब कोण भी बराबर होगा। जैसे कोण ए बराबर किसके होगा, कोण डी के। कोण ए का मतलब क्या, कैसे लिखेंगे, कोण बी ए सी बराबर होगा कोण ई डी एफ के, समझ है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण ए बराबर कोण डी को क्या लिख सकते हैं, कोण, देखिए बी ए सी, ये बीच में है ना, इसका मतलब क्या है, कोण ए बराबर किसके होगा, बी ए सी लिखे हैं तो इसमें क्या लिखना होगा, ई डी एफ, एकदम वैसे ही लिखना है, बी ए सी, तो इसमें क्या लिखेंगे, ई डी एफ, कोण ई डी एफ के बराबर होगा, कोण ई डी एफ के बराबर होगा। उसी तरह से कोण बी कोण ई के बराबर तो है ही, तो कोण बी कोण ई के बराबर, तो इसको ऐसे लिखेंगे, कोण ए बी सी किसके बराबर होगा, कोण ए बी सी इधर से लिखे ना, तो इधर से लिखना होगा डी ई एफ, कोण डी ई एफ के बराबर। उसी तरह से कोण सी कोण एफ के बराबर, तो कोण सी कैसे लिखेंगे, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी, मतलब ए सी बी, तो यहां से कैसे जाएंगे, कोण डी एफ ई किसके बराबर होगा, कोण डी एफ ई के बराबर, किसके बराबर होगा, कोण डी एफ ई। मतलब दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम है
तो उसके सभी भुजा आपस में क्या हो रहा है, देखिए ए बी किसके बराबर, डी के बराबर, बी सी ई एफ के बराबर, और ए सी किसके बराबर हो रहा है, डी एफ के बराबर। उसी तरह से कोण बी ए सी, कोण बी ए सी किसके बराबर होगा, कोण ई डी एफ के बराबर, ठीक। उसी तरह से कोण ए बी सी ऐसे गए हैं तो डी ई एफ के बराबर, और कोण ए सी बी, ए के बाद सी और बी, तो इसमें किस कैसे जाएंगे, डी के बाद एफ और एफ के बाद ई, मतलब कि सभी भुजा भी बराबर हो रहा है, सभी कोण भी बराबर हो रहा है, ठीक है। और एक तीसरा कंडीशन होता है जो सर्वांग समता का, उसको भी समझा दे रहे हैं, इसको आपको उतारना है, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखिएगा, कोण ए बी सी देखिए बराबर है, इसमें कौन सा कोण, कोण बी और कोण ई बराबर है ना, लेकिन अगर क्या कहता है, कभी कभी क्या करता है कि दो त्रिभुज देता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक त्रिभुज दे दिया, यहाँ एक त्रिभुज दे दिया, यहाँ पर है ए बी सी, यहाँ पे है डी ई एफ, ए बी बराबर है डी के, बी सी बराबर है ई एफ के, ये वाला कोण इसमें का बराबर, और लेकिन ए कोण के बराबर ए वाला कोण दे दिया, ध्यान दीजिएगा, मान लो कि ये कोण 50 डिग्री दे दिया और ये कोण 50 डिग्री दे दिया, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये दोनों भुजा के बीच का कोण बराबर होना चाहिए, ये दोनों भुजा का बीच का कोण कितना है 50 डिग्री, तो और ये दोनों भुजा का बीच का कोण भी कितना होना चाहिए 50 डिग्री, लेकिन 50 डिग्री कौन सा दे दिया है, इधर वाला कोण दे दिया है, देखिए इधर वाला कोण दे दिया है, ठीक है ना, ये दोनों भुजा के बीच में घिरा हुआ कोण नहीं है, तो इसीलिए दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम नहीं होगा। और ये जो होता है सर्वांगसम, इसको कहते हैं ए से ए, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, साइड साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, ठीक। और एक और सर्वांगसमता का होता है, ठीक है, उसको भी हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, मान के चलते हैं कि एक त्रिभुज ए है और एक त्रिभुज ए है, ठीक, थोड़ा सा बड़ा बन गया जाता, ए बी सी, इसका नाम है डी ई एफ, ठीक। मान के चलते हैं कि ए वाला कोण के बराबर, कोण ए कोण डी के बराबर, कोण ए लिखने आता है ना, कोण बी ए सी भी लिखेगा तो कोण ए बीच में होना चाहिए, कोण बी ए सी कोण ए के बराबर, ठीक है ना, तो कोण ए कोण डी बराबर है दोनों त्रिभुज में। उसी तरह से कोण बी किसके बराबर है, कोण ई के बराबर, ध्यान दीजिएगा, कोण ए कोण डी के बराबर और कोण बी कोण ई के बराबर, ठीक। और ये दोनों कोण के बीच का भुजा कौन सा होगा, देखिए इस कोण से दो गो भुजा संबंधित है, ए वाला भुजा, मतलब ए साइड, देखिए ये दोनों कौन 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 भुजा को टच कर रहा है, कौन कौन साइड को टच कर रहा है, ए भुजा मतलब ए बी और ए सी को, ए बी और ए सी को। उसी तरह से ये कौन 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 भुजा को टच कर रहा है, साइड को बी सी और ए बी को, मतलब ये दोनों कोण कौन से भुजा को टच कर रहा है, ए बी को। आप ये चीज ध्यान से समझिए, दोनों कोण के बीच में कौन सा भुजा है, ए बी भुजा है, ये दोनों कोण के बीच में कौन सा भुजा होना चाहिए, डी। तो ध्यान दीजिए कि अगर कोण ए कोण डी के बराबर, कोण ए कोण डी के बराबर, कोण बी कोण ई के बराबर, और ये दोनों के बीच का भुजा ए बी किसके बराबर, डी के बराबर, ए बी डी के बराबर, ये दोनों कोण के बीच का भुजा ए वाला और ये दोनों कोण के भुजा ए वाला, ये दोनों भी अगर आपस में बराबर होता है तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा, किसके, त्रिभुज ए बी सी। इसमें कौन सा, एक डी के बराबर है ना, तो ए के सामने डी लिखेंगे, बी के सामने ई लिखेंगे, ए के सामने डी, बी के सामने ई, उसके बाद सी, तो इसमें कौन सा बच गया, एफ बच गया। तो त्रिभुज ए बी सी किसके सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज डी एफ के सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप लिख दीजिएगा कि ए बी बराबर डी, बी सी बराबर ई एफ और ए सी बराबर क्या होगा, डी एफ, मतलब ए से बी तक का लंबाई डी से ई तक के लंबाई के बराबर होगा। मतलब दो कोण अगर बराबर है इस त्रिभुज के दो कोण के, और साथ में इसके साथ जो भुजा है, साइड है, वो इसके साथ वाला, ये जो दोनों कोण है इसके साथ वाला भुजा या साइड के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम मतलब कि दोनों त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। तो जब आप इतना समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं जहां से हम चले थे वहीं पे। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में हम चल रहे थे, त्रिभुज ए बी डी में ये वाला भुजा ए बी और सी डी दोनों आपस में क्या था, समांतर था। देखिए ऐसे तिर्यक रेखा उसको कट कर रहा था, तो ये वाला कोणवा बराबर हुआ था, एक ऐसे था, दोनों समांतर ऐसे था, तो ये वाला कोण बराबर था, कोण एक और कोण दो बराबर था, एकांतर अंतः कोण से, इसी को कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरह से ध्यान दीजिएगा,
ये भुज आपस में समांतर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज है और उसमें क्या था कि ये कोण इस तरह से था, तो ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दो समांतर रेखा को अगर एक तिर्यक रेखा काटेगा तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है, किससे, एकांतर अंतःकोण से। ठीक है, तो इसमें लिखे थे कि कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 2 के बराबर, और कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 4 के बराबर, एकांतर अंतःकोण से। और साथ में ये जो BD है, ए बी डी में BD, ठीक है, और कोण CBD में भी BD, ये भी दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि BD कोण त्रिभुज ABD का भी भुजा है, मतलब साइड है, और उसी तरह से त्रिभुज CDB का भी साइड है, तो BD किसके बराबर हो जाएगा, BD के। और आप गौर कीजिए, अभी बताएं कि दोनों त्रिभुज में अगर किसी दो त्रिभुज के दो कोण, इस त्रिभुज के दो कोण किसके, कौन कौन है, कोण 1 और कोण 3 किसके किसके बराबर है, दूसरे त्रिभुज के दो कोण, कोण 2 और कोण 4 के बराबर है। देखिए, कोण 1 किसके बराबर है, कोण 2, इस त्रिभुज का ए वाला कोण के बराबर, इस त्रिभुज का ए कोण के बराबर, और इस त्रिभुज का ए कोण के बराबर, दोनों अलग अलग त्रिभुज में ए कोण इसके बराबर, ए कोण इसके बराबर, ठीक। और ये दोनों कोण के बीच में जो भुजा है, दोनों में है, देखिए ई कोण के बराबर, ए कोण के बराबर, ये भुजा दोनों में शामिल है। तो देखिए, किसी त्रिभुज के दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर, और दोनों के बीच का भुजा भी अगर बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाता है बच्चों, सर्वांगसम हो जाता है, क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो हम लिखते हैं, यहां से ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। अब ABD लिख दिया तो इधर थोड़ा ध्यान से लिखिएगा, ABD, देखिए बी इसमें कौन सा कोण है, कोण 1 है, देखिए ABD इधर से आ रहे हैं, तो इसमें कोण B के बराबर कौन सा कोण है, कोण 1, तो इसमें कोण 1 किसके बराबर है, कोण 2 के बराबर, दूसरे त्रिभुज में किसके बराबर है, कोण 1 किसके बराबर है, कोण 2 के बराबर, और कोण 2 के सामने वाला शीर्ष क्या है, D। देखिए ध्यान से, कोण 1 कोण 2 के बराबर है, कोण 1 का शीर्ष क्या है, B, कोण 1 का शीर्ष क्या है, B, तो कोण 2 का शीर्ष क्या होगा, D। कोण 1 का शीर्ष है B, तो कोण 2 का शीर्ष क्या होगा, कोण D। कोण 1 का शीर्ष है B, तो कोण 2 का शीर्ष क्या होगा, D। तो B है बीच में लिखा हुआ, तो D भी कहाँ लिखा जाएगा, बीच में, बहुत ध्यान से सीखिएगा। उसी तरह से इस त्रिभुज में कोण 3 कोण 4 के बराबर है ना, तो कोण 3 वाला शीर्ष कौन सा है, D। देखिए ADB में या ABD में कोण 3 वाला शीर्ष कौन सा है, D, और कोण 3 किसके बराबर है, कोण 4 के, तो कोण 4 वाला शीर्ष कौन सा होगा, B। तो अगर यहाँ पे D है तो D के सामने इधर क्या लिखेंगे, B लिखेंगे, ठीक है ना। इसमें गलती नहीं कीजिएगा, जिस दिन गलती इसमें करने लगे आपको पता नहीं चलता कि कैसे लिखना है, ठीक है। तो कोण मिलाकर लिख दीजिएगा। इसमें कोण 1 है, तो कोण 1 के सामने वाला शीर्ष क्या है, B, B बीच में लिखा हुआ है, ठीक। तो B के बराबर कौन सा होगा, कोण 1 कोण 2 के बराबर है, कोण 1 कोण 2 के बराबर है, तो कोण 2 वाला शीर्ष कौन सा होगा, D। कोण 2 वाला शीर्ष कौन सा होगा, D। उसी तरह से यहाँ पे कोण D किसके, मतलब D शीर्ष किसके बराबर होगा, B, तो यहाँ DB हो गया ना, तो बच क्या गया, C। तो कोण मतलब त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CDB का। और जैसे ही सर्वांगसम होगा, हम अभी आपको सिखाए हैं कि A से B तक का दूरी, A से B तक का दूरी बराबर होगा C से D तक के दूरी के, A से B तक का दूरी C से D तक का। उसी तरह से B से D तक का दूरी बराबर होगा B से D तक का दूरी D से B तक के दूरी के। और A से D तक का दूरी, A से D ऐसे जा रहे हैं तो इसमें भी A से D ऐसे जा रहे हैं, तो इसमें भी C से B जाना होगा, C से B तक के दूरी के। और साथ में ये तीनों भुजा बराबर होगा, साथ में तीनों कोण भी बराबर हो जाएगा। कोण A किसके बराबर होगा, कोण C के बराबर, ठीक। कोण B किसके बराबर हो जाएगा, कोण D के बराबर। और कोण इसमें D, इसका कोण D किसके बराबर होगा, कोण B के बराबर, ठीक। इसको अगर आपको और बेहतर ढंग से लिखना है तो कोण A कोण C के बराबर, इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं, कोण BAD, कोण BAD किसके बराबर होगा, कोण A कोण C के बराबर। तो BAD गए हैं ना, क्योंकि कोण A लिखने का मतलब है कि ये बीच में होना चाहिए, कोण A का मतलब क्या है, कोण A बीच में होना चाहिए। तो BAD इधर से गए BAD, तो इसमें जाएंगे कोण DCB, कोण DCB के बराबर। उसी तरह से कोण B बराबर कोण D है, कोण B और कोण D बराबर है, ठीक। तो कोण B बीच वाला है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, कोण ABD किसके बराबर होगा, ABD गए हैं ना, तो इसमें क्या जाएंगे, कोण CDB, कोण CDB के बराबर। और उसी तरह से उसके बाद कोण D और कोण B बराबर है, कोण D है कोण B के बराबर, तो कोण D को कैसे लिखेंगे, कोण ADB, कोण ADB, कोण ADB किसके बराबर होगा,
कोण सी बी डी के बराबर, कोण सी बी डी के बराबर, कोण सी बी डी के बराबर। ठीक, तो अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो ये रिजल्ट होगा। मतलब अब इस रिजल्ट को ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। ए बी सी डी के बराबर है, ए से बी तक का दूरी, ए से बी तक का दूरी किसके बराबर है, सी से डी तक की दूरी के। मतलब ए बी किसके बराबर होगा, सी डी के। बी डी, बी डी किसके बराबर होगा, बी से डी तक की दूरी, और फिर डी से, ये डी लिखा हुआ है बच्चों, ये डी लिखा हुआ है। बी से डी तक का दूरी, डी से बी तक की दूरी बराबर है, बी से डी जाइए या डी से बी जाइए बराबर होगा। और ए डी, ए से डी तक का दूरी, देखिए ए से डी तक का दूरी, ए से डी तक का दूरी किसके बराबर है, सी से बी तक के दूरी के। ध्यान दीजिए, ए से डी तक की दूरी किसके बराबर है, सी से बी तक की दूरी के। उसी तरह से कोण में देखिए, कोण बी ए डी, मतलब ये वाला कोण, वहां कौन सा कोण, ये वाला कोण, कोण बी ए डी किसके बराबर होगा, कोण डी सी बी, मतलब डी सी बी, ये वाला कोण के। और साथ में ये वाला तो आप देख ही लिए थे, कोण ए बी डी, कोण ए बी डी मतलब कोण एक किसके बराबर होगा, कोण सी डी बी मतलब कोण दो के बराबर। और कोण ए डी बी, ए डी बी मतलब कोण तीन किसके बराबर होगा, कोण सी बी डी, सी बी डी मतलब सी बी डी मतलब कोण चार के बराबर। ठीक है, तो आप गौर कीजिएगा, इससे क्या पता चला, फिर से हम इस डायग्राम को इधर बनाते हैं कि अगर समांतर चतुर्भुज है, ठीक, तो समांतर चतुर्भुज का देखिए, ई भुजा के बराबर आ गया ना, ए भुजा के बराबर आ गया। मतलब आमने सामने का भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। ए बी किसके बराबर आ गया, सी डी के, ए बी किसके बराबर आ गया, सी डी के, अभी आया ना, ए बी किसके बराबर आ गया, सी डी के। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का भुजा बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का भुजा क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। उसी तरह से देखिए यहाँ पर क्या आया था, ए डी सी बी के, ए से डी तक का दूरी और सी से बी तक का दूरी, सी बी या बी सी लिखे, दोनों एक ही चीज है। सी से बी तक की दूरी, ए डी किसके बराबर है, सी बी की। मतलब इसको हम लिख देते हैं, ए बी सी डी। ए बी किसके बराबर था, सी डी के, ए बी सी डी के बराबर था। और ए डी, ए से डी तक का दूरी, ए डी किसके बराबर था, सी बी के। ठीक है बच्चों, मतलब ए भुजा के बराबर, मतलब पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होता है वो इक्वल होता है। इक्वल साइड्स इन पैरेललोग्राम्स आर ऑलवेज इक्वल, नॉट इक्वल साइड। जो अपोजिट साइड होता है, अपोजिट साइड्स इन पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। तो आमने सामने का जो भुजा होता है, ठीक है ना, वो हमेशा पैरेललोग्राम में, समांतर चतुर्भुज में बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। साथ में एक और चीज देखे थे कि कोण ए और कोण सी, ए वाला कोण और ए वाला कोण भी बराबर हुआ था। देखिए, कोण ए और ए वाला कोण भी आपस में बराबर होता है, मतलब कि आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। उसी तरह से आप इस तरह से विकर्ण खींचे थे ना, आप इस तरह से विकर्ण खींचिएगा ना, आप देखिए इस तरह से विकर्ण खींचे थे तो ई वाला कोण बराबर हुआ था। इस तरह से विकर्ण खींचिएगा ना तो ई वाला कोण बराबर हो जाएगा। कोण बी किसके बराबर हो जाएगा, कोण डी के। कोण बी किसके बराबर होगा, कोण डी के। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का भुजा बराबर होता है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है और आमने सामने का कोण बराबर होता है, आमने सामने का कोण बराबर होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इतना आपको समझ में आ गया है, इसको आप उतार सकते हैं और इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा बराबर होगा। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 15 है तो ये भी 15 होगा। ये कोण अगर 80 डिग्री है तो ये कोण 80 डिग्री होगा, ये कोण 70 डिग्री है तो ये कोण 70 डिग्री होगा। और ये चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप उतार सकते हैं, जो भी, ये तो समझ तो गए ही होंगे। अब गौर कीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर से हम समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, अब की क्या करते हैं कि एक विकर्ण बनाए थे ना, इस बार हम दोनों विकर्ण बनाते हैं। ठीक है बच्चों, एक विकर्ण ए हो गया, दूसरा विकर्ण ए हो गया। हम नाम रख देते हैं इसका ए बी सी और डी, ए बी सी डी। ठीक, मान लो कि दोनों विकर्ण कहाँ पे एक दूसरे से मिल रहा है, ओ बिंदु पर मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है, ओ बिंदु पे। ठीक, तो हम कुछ रिजल्ट निकालना चाहते हैं कि इसके विकर्ण के बीच में क्या संबंध होगा। और आप अभी देखें कि समांतर चतुर्भुज है तो ए बी और सी डी समांतर होगा। समांतर का मतलब दोनों के बीच का जो लंबवत दूरी होगा हर जगह बराबर होगा। ये इसके समांतर होगा और साथ में ए बी सी डी के बराबर होगा। ए बी सी डी समांतर भी होगा और साथ में बराबर होगा। उसी तरह से ए डी और बी सी समांतर भी होगा और ए डी और सी भी बराबर भी होगा। ये दो चीज आप समझ गए हैं। साथ में भी आपको पता है कि ये पूरा कोण के बराबर होगा और ये कोण के बराबर होगा।
अब हम क्या देखना चाहते हैं कि इसके विकर्ण के बीच में क्या संबंध होगा। उसके लिए क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज भी हम देखते हैं। ठीक, आपको सर्वांगसम का भी प्रॉपर्टीज पता चल गया। अब हम कौन कौन त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज डी ओ सी, त्रिभुज डी ओ सी में। ठीक, आप गौर से देखिएगा कि फिर से आप ध्यान से देखिएगा, ये भुजा समांतर है, ये भुजा समांतर है। अब बीच से देखिए, इसको अगर आगे बढ़ाइएगा, इसको आगे बढ़ाइएगा तो ये बीच से एक तिर्यक रेखा काट रहा है ना, ये दोनों भुजा समांतर है, बीच से ऐसे तिर्यक रेखा काट रहा है ना, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। कोई दिक्कत? हम नाम रख देते हैं कोण 1 और इसको नाम रख देते हैं कोण 2। तो कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर होगा। उसी तरह से आप गौर कीजिए कि दोनों भुजा है, ठीक है ना, ये दोनों समांतर भुजा है ना, ये समांतर भुजा है और फिर एक भुजा ऐसे कट कर रहा है। तो ये वाला कोणवा, बहुत गौर कीजिएगा, ये वाला कोणवा ये कोणवा आपस में बराबर होता है। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है किससे? एकांतर अंतःकोण से। तो कोण 1 कोण 2 के बराबर, और इसको कोण 3 नाम रखते हैं और इसको कोण 4। कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा, कोण 1 कोण 2 के बराबर और कोण 3 कोण 4 के बराबर, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर। और आपको ये भी पता है कि समांतर चतुर्भुज में अभी जस्ट देखे हैं कि आमने सामने का भुजा बराबर होता है। मतलब ए से बी तक का दूरी और सी से डी तक का दूरी दोनों आपस में बराबर होगा। मतलब ये भुजा आपस में बराबर होगा। इसको हम लिख देते हैं कि कोण 1, देखिए त्रिभुज ए ओ बी में कोण 1 किसके बराबर होगा? कोण 2 के बराबर। ठीक, उसी तरह से कोण 1 कोण 2 के बराबर और कोण 3 किसके बराबर होगा? कोण 4 के बराबर। कोण 3 किसके बराबर होगा? कोण 4 के बराबर। एक कैसे होगा? आप अभी आप सीखे हैं, एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से। ठीक, उसी तरह से देखिए दोनों कोण के बीच में भुजा कौन सा है? ए बी। इस दोनों कोण के बीच का भुजा कौन सा है? ए बी। तो उसी तरह से ये दोनों कोण के बीच का भुजा कौन सा होगा? सी डी। ये दोनों कोण का बीच का भुजा कौन सा है? ए बी। तो ये दोनों कोण का बीच का भुजा कौन सा है? सी डी। ये दोनों भी आपस में बराबर है। मतलब ए बी किसके बराबर है? सी डी के। और जब इस तरह से होता है तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाता है? सर्वांगसम हो जाता है। मतलब त्रिभुज ए ओ बी, इसको जैसे मन वैसे लिख दीजिए, सर्वांगसम होगा। ठीक है, सर्वांगसम मतलब हर तरह से बराबर। त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम होगा। ठीक, तो यहाँ हम लिखे हैं ए, ठीक है ना। सबसे पहले क्या लिखे हैं? ए। इसमें कौन सा कोण के बराबर है? कोण 3। और कोण 3 किसके बराबर है? कोण 4 के। कोण 4 तो इसमें किससे शुरुआत करेंगे? यहाँ ए से शुरुआत किए हैं और ए के सामने कोण 3 है और कोण 3 कोण 4 के बराबर है। कोण 4 के बराबर है ना, तो कोण 4 वाला शीर्ष क्या होगा? सी। कोण 4 वाला शीर्ष क्या होगा? सी। तो कोण त्रिभुज ए ओ बी किसके बराबर होगा? सी। ठीक, उसके बाद देखिए लास्ट में बी है। लास्ट में क्या है? बी। बी किसके बराबर है? कोण 1 के बराबर। बी शीर्ष का कोण कौन सा है? कोण 1 है। ठीक, उसी तरह से कोण 1 किसके बराबर है? कोण 1 कोण 2 के बराबर है। देखिए कोण 1 किसके बराबर है? कोण 2 के बराबर। और कोण 2 वाला शीर्ष क्या है? डी। कोण 1 का शीर्ष क्या है? बी। और कोण 1 कोण 2 के बराबर, तो कोण 2 वाला शीर्ष क्या होगा? डी। तो जहां पे बी है, बी लास्ट में है ना, तो यहाँ इस त्रिभुज में लास्ट में क्या आएगा? डी आएगा। लास्ट में क्या आएगा? डी। इस तरह से सर्वांगसम वाला लिखना है। अगर आप इस तरह से लिखना सीख लिए तो आपको कभी भी कोई सवाल में दिक्कत नहीं होगा। त्रिभुज ए ओ बी, तो इसमें क्या होगा? सी डी। सी शुरुआत में होगा और डी लास्ट में होगा। ठीक, और बीच में क्या बच गया? सी। इसमें कौन सा बच गया? ओ बच गया ना, क्योंकि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज में हम देख रहे हैं त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज डी ओ सी। तो ए ओ बी, इसमें डी और सी हो गया है, सी और डी हो गया, तो बच क्या गया है? ओ। तो देखिए त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी ओ डी का, क्योंकि ए के सामने यहाँ पे कोण कौन सा है? कोण 3 बराबर है कोण 4 के, तो इसीलिए सी शुरू में होगा। बी का कोण कौन सा है? 1 बराबर है कोण 2 का, कोण 1 का शीर्ष है बी। उसी तरह से कोण 2 का शीर्ष कौन सा होगा? डी। वर्टेक्स कौन सा होगा? बी। ठीक है, जब इतना आप समझ गए, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी ओ डी का। और जैसे सर्वांगसम होगा, हम अभी आपको लिखना सिखाए हैं, ए से ओ तक का दूरी, ए से लेकर ओ तक का दूरी बराबर होगा सी से ओ तक के दूरी के, सी से ओ तक के दूरी के। उसी तरह से ओ से बी तक का दूरी, ओ से बी तक, ओ से बी जाएंगे तो इसमें ओ से डी जाएंगे, ओ से बी तक का दूरी बराबर होगा ओ से डी तक के दूरी के। ठीक, और ए से बी तक का दूरी, ए से बी तक का दूरी बराबर होगा सी से डी तक के दूरी के। कोई दिक्कत नहीं।
मतलब ए से ओ तक का दूरी, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ए से ओ तक का दूरी मतलब ए वाला दूरिया, ए से ओ तक का, ठीक, हम इसको डबल लाइन ऐसे कर रहे हैं, ए से ओ तक का दूरी, ए से ओ तक की दूरी बराबर है सी से ओ तक की दूरी। वाह, मतलब ए से ओ तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से सी से ओ तक की दूरी, दोनों यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी दोनों आपस में बराबर हो गए, ठीक। और वो भी ओ से बी तक का दूरी, देखिए ओ से बी तक का दूरी, ओ से बी तक का दूरी मतलब यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है। और फिर ओ से डी तक का दूरी, ओ से डी तक की दूरी, देखिए ये भी बराबर हो गया, देखिए मतलब। और यहाँ पर क्या है, ये भी किसके बराबर है, सी डी के, जो आपको ऑलरेडी पता है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का भुजा बराबर होता है। मतलब हम जैसे ही ए त्रिभुज और ए त्रिभुज को सर्वांगसम साबित किए, ए से ओ तक का दूरी और सी से ओ तक की दूरी बराबर हो गया, इसका मतलब ओ मध्य बिंदु हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जैसे ए बी लिखते थे, बीच में हम ओ लिखेंगे, ए से ओ तक का दूरी और ओ से बी तक की दूरी बराबर है, इसका मतलब वो क्या है, मध्य बिंदु, वो क्या है, मध्य बिंदु, समझ में आ रहा है ना, वो क्या है यहाँ पे, मध्य बिंदु है। उसी तरह से बी से ओ तक की दूरी, ठीक, और डी से ओ तक की दूरी या ओ से डी तक की दूरी, ए वाला आपस में बराबर है, मतलब ओ यहाँ पर भी मध्य बिंदु है। मतलब जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, मतलब ये वाला जो विकर्ण है, ये वाला विकर्ण को ये वाला विकर्ण क्या करता है, दो बराबर भागों में बांट रहा है, देखिए ये पूरा विकर्ण को ये वाला विकर्ण क्या कर रहा है, इसको ये देखिए ये बराबर है ना, मतलब ये पूरा विकर्ण क्या कर रहा है, इस विकर्ण को दो बराबर भागों में बांट रहा है। उसी तरह से इस पूरा विकर्ण को ये वाला जो विकर्ण है दो बराबर भागों में बांट रहा है, मतलब कि अगर ये 8 है तो ये भी कितना होगा 8, अगर ये 9 है तो ये भी कितना होगा 9, अगर, ठीक है ना। उसी तरह से इधर अगर ये 10 है तो ये भी कितना होगा 10, मतलब समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि ये वाला यहाँ ए से ओ तक की लंबाई ओ से सी तक की लंबाई के बराबर होगा, बी से ओ तक की लंबाई ओ से डी तक की लंबाई के बराबर होगा, ठीक है। अगर आप इतना सीख गए होंगे तो एक सवाल बनाने का कोशिश कीजिए जल्दी से। इकसठ, 82, 94 और उसके बाद ये है पी और 3, इसका निर्देशांक है ये, इसका निर्देशांक है ए बी, निर्देशांक नहीं ए बी नाम हम रखते रहे, ए बी सी और डी, ठीक। ये समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज। ए का निर्देशांक 6 1 दिया हुआ है, बी का निर्देशांक 8 2 दिया हुआ है, ए का निर्देशांक 6 1 दिया हुआ है, बी का निर्देशांक 8 2 दिया हुआ है, सी का निर्देशांक 9 4 दिया हुआ है, डी का निर्देशांक P3 दिया हुआ है। तो हमको पी का मान निकालना है, ये सवाल हम एनसीईआरटी बुक से लिए हैं, ठीक है। पी का निर्देशांक निकालना है, तो आप कुछ नहीं करिए, अगर हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हम यहाँ से यहाँ तक विकर्ण को जोड़ सकते हैं ना, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, आप सीधा जोड़ लीजिएगा अपना कॉपी में। उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक के विकर्ण को जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, ठीक। अभी आप पढ़े हैं कि जैसे ही ये क्या है, समांतर चतुर्भुज दिया हुआ था, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपस में बराबर होगा। उसी तरह से यहाँ से यहाँ बीच में हम नाम रखते रहे ओ, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपस में बराबर होगा। तो हम ए और सी को अलग से बनाते हैं, यहाँ पर ए लिखते हैं, यहाँ पे सी। ए का निर्देशांक है 6 और 1, सी का निर्देशांक है 9 और 4, सी का निर्देशांक है 9 और 4, बीच में वो बीच में होगा ना, ए से ओ तक का दूरी और ओ से सी तक का दूरी बराबर है, वो जस्ट बीच में होगा। और अभी हम पढ़ रहे हैं कि अगर ए से ओ तक का दूरी और ओ से सी तक का दूरी है बराबर है तो वो क्या होता है, मध्य बिंदु होता है, वो मध्य बिंदु होता है, मिड पॉइंट होता है। और मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं, इसका जो एक्स निर्देशांक निकालते हैं, शुरू वाला को जोड़कर 2 से भाग करते हैं, इसको x1 मानते थे, इसको y1 मानते थे, इसको क्या मानते थे x2 मानते थे, इसको y2 मानते थे। तो यहाँ इसका निर्देशांक क्या मानते थे, xy। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना रहता था तो x क्या होता था, x1 + x2 बटा 2, मतलब 6 + 9 बटा 2, 6 + 9 बटा 2, ये x निर्देशांक हुआ। उसी तरह से y निर्देशांक कितना हुआ, 1 + 4, 1 + 4 बटा 2, देखिए 6 + 9 बटा 2 x निर्देशांक हुआ, और y निर्देशांक कितना हुआ, 1 + 4 बटा 2, तो x कितना हो गया 15 बटा 2 और y कितना हो गया 5 बटा 2। क्यों किए, क्योंकि ये वो जो है बीच में है, तो बीच वाला बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं, 6 + 9 बटा 2, 1 + 4 बटा 2,
ठीक। तो एक्स और वाई कितना आ गया 15/2 और 5/2, 15/2 और 5/2। तो वो पॉइंट का निर्देशांक आ गया 15/2 और 5/2। और आपको पता है कि जो वो पॉइंट होगा ये बी डी का भी मध्य बिंदु होगा, बी से लेकर डी तक का भी मध्य बिंदु होगा। मतलब बहुत ध्यान से देखिए कितना खूबसूरत सवाल है। जो ओ पॉइंट होगा वो बी डी का भी मध्य बिंदु होगा, बी से डी तक का मध्य बिंदु होगा। मतलब ओ से बी तक की लंबाई और ओ से डी तक की भी लंबाई आपस में बराबर होगा। तो वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट का निर्देशांक कितना है 15/2 और 5/2। ठीक है, एक इसका मध्य बिंदु होगा, बी से डी तक का मध्य बिंदु होगा। बी पॉइंट यहां लिख देते हैं, डी पॉइंट यहां लिख देते हैं। बी पॉइंट का निर्देशांक कितना है 8 और 2। बी पॉइंट का निर्देशांक कितना है 8 और 2। और डी पॉइंट का निर्देशांक कितना है पी और 3। डी पॉइंट का निर्देशांक कितना है पी और 3। ठीक है, तो हमको पी का मान निकालना है। तो आप बहुत ध्यान से देखिए, फिर से वही चीज हो गया, बी से ओ तक का दूरी, बी से ओ तक का दूरी और ओ से डी तक की दूरी आपस में बराबर है, ए और ए आपस में बराबर है। तो ये वाला निर्देशांक का कैसे निकालते थे 15/2। बीच वाला निर्देशांक कैसे निकालते थे, इतना और इतना को जोड़ के 2 से भाग करते थे ना। एक्स बीच वाला निर्देशांक कैसे निकालते थे, 6 और 9 को जोड़ के 2 से भाग करते थे। तो ये जो बीच वाला निर्देशांक निकालना होगा, मतलब एक्स निकालना होगा, तो कैसे करेंगे 8 और पी को जोड़ेंगे और किससे भाग करेंगे 2 से भाग करेंगे। कोई दिक्कत बच्चों नहीं। आप क्या करिए कि 2 कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं तो तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे करिए, हम कैंसिल कर देंगे तो बहुत लोगों को लगेगा कि कैंसिल क्यों कर दिए, क्योंकि कुछ लोग जो पहला बार पढ़ रहे हैं उनका बेस थोड़ा कमजोर होता है। हम गुना कर दे रहे हैं, 15 में 2 से गुना करेंगे तो 15 दूनी कितना होगा 30। 2 में 8 से गुना करेंगे 2 8 16। फिर 2 में पी से गुना करेंगे 2p। 15 में 2 से गुना करेंगे 30, 2 8 16 2p। 30 में से 16 घटाएंगे कितना होगा 30 - 16 प्लस इधर जाएगा, इधर क्या बचेगा 2p। तो देखिएगा 30 में से 16 घटाएंगे कितना होगा 14, 14 बराबर 2p। 2p बराबर क्या होगा 14। तो p बराबर कितना होगा 14/2, 2 सते 14। तो p का मान कितना आ जाएगा 7। p का मान कितना आ जाएगा 7। p का मान कितना आ जाएगा 7। एक चीज गौर कर कीजिए बच्चों, हम अभी बताए थे कि जो O पॉइंट है ये इसका भी मध्य बिंदु है और इसका भी मध्य बिंदु है। तो इसका मध्य बिंदु निकालना होगा तो 6 + 9 15/2 प्लस ये x का हो गया और y का कितना हो गया 1 + 4 5/2। देखिए इसका मध्य बिंदु निकालना है तो इसमें x निर्देशांक होगा, y निर्देशांक। तो x निर्देशांक कैसे निकालेंगे 6 + 9/2। उसी तरह से y निर्देशांक कैसे निकालेंगे, y वाला बाद में होता है, तो 1 + 4/2। तो उसी तरह से इधर से भी आप चेक कर सकते हैं, 7 आ गया ना, तो हम चेक करना चाहते हैं कि मेरा सही बना हुआ है कि गलत। तो वो पॉइंट का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, यहाँ 7 है ना, 7 + 8। देखिए 7 शुरू में है, p की जगह क्या आ गया है 7। तो 7 + 8/2, तो 7 8 15/2। उसी तरह से y निर्देशांक कितना होगा 3 2 5/2, 3 2 5/2। तो इस तरह से समांतर चतुर्भुज का कोई ना कोई पॉइंट आपको मतलब कि नहीं देगा। जैसे यहाँ पे p नहीं दिया था, कभी कभी बीच वाला पूछेगा। अगर आपको इतना मालूम है तो आप इससे आप आराम से निकाल सकते हैं। एक आध सवाल और करवाएंगे समांतर चतुर्भुज पे और उसके बाद हम समचतुर्भुज की तरफ बढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।